प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेके मैं आपसे बातचीत करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इतिहास के नज़रिए से। और जब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करते हैं तो पूरा का पूरा प्रागैतिहास पुरातत्व के कारण ही हम सभी लोगों के सम्मुख आया है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की जो संस्कृतियों के बारे में हम जान पाते हैं उसके लिए हमें पुरातत्व की शरण में जाना होता है। BA 6 सेमेस्टर में एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र है, एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, पुरातत्व एक परिचय। और चूँकि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो BA 6 सेमेस्टर की परीक्षा है उसमें जो परीक्षा प्रस्तावित है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्नों को छोड़कर जो नया पैटर्न अभी उन्होंने अपनाया है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न इस पेपर के संबंध में पूछे जाएंगे। उस नज़रिए से मैंने ये एक PPT तैयार की है जिसमें मैं पुरातत्व के विचारात्मक स्वरूप को, उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए, उसको व्याख्यायित करते हुए उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के मूल में जाने की कोशिश करूँगा। पुरातत्व, जिसे आर्कियोलॉजी अंग्रेजी में कहा गया और आर्कियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण पुरातत्व कहलाता है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये जो पुरातत्व है ये इसकी परिभाषा क्या है, पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्व की विधियां किस प्रकार की होती हैं, कैसे एक पुरातत्वविद किसी स्थल पर उत्खनन करके वहाँ की भौतिक संस्कृति के आधार पर लाखों वर्ष पूर्व की संस्कृतियों को हम सभी के सम्मुख लाते हैं। इन सभी विषय पर आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूँगा। पुरातत्व शब्द की व्याख्या में यदि हम इसके ऐतिहासिक सिलसिले में जाएं तो बहुत सारे इतिहासकारों ने, नितत्ववेताओं ने अपने अपने तरीके से इसको व्याख्यायित करने की कोशिश की। जान पड़ता है कि जो ये आर्कियोलॉजी शब्द है ये यूनानी भाषा के आर्कियोस तथा लोगोस, दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। लेकिन पुरातत्व शब्द का उसके शाब्दिक अर्थ से जो किंचित भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक सुप्रसिद्ध पुराविद हुए बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे गोल्डन चाइल्ड, और उन्होंने इसको व्याख्यायित करते हुए कहा कि पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जाता है। पुरातत्व के एक और अन्य पुरोधा थे ग्राहम क्लार्क, और उन्होंने भी पुरातत्व को व्याख्यायित करते हुए कहा कि पुरातत्व को मानव अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पुरावशेषों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ग्लीन डेनियल ने भी पुरातत्व शब्द को परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि मानव अतीत के भौतिक अवशेषों के अध्ययन और मानव के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुरावशेषों के अध्ययन के अर्थ में, तो इनमें से जो प्रथम परिप्रेक्ष्य में पुरातत्व शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ ग्रहण किया गया है और इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक कालों के पुरावशेषों को सम्मिलित किया गया है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो पुरातत्व के अंतर्गत पाषाण काल के उपकरणों से लेकर आजकल के काल पात्रों तक का समावेश किया जा सकता है। और ग्लीन डेनियल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुरातत्व की परिधि में लिपि ज्ञान के पूर्व के काल से संबंधित पुरावशेषों मात्र का ही अध्ययन आता है। पुरातत्व की परिभाषा अपेक्षाकृत संकुचित कही जा सकती है। रामशरण शर्मा पुरातत्व की परिभाषा देते हैं और वो कहते हैं कि जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण साधन है, पुरातात्विक साधन, उसमें जो सबसे पहला जो साधन है न्यूमिस्मैटिक्स। अनेक सिक्के
और अभिलेख धरातल पर मिले हैं और उनमें से अधिकांश जमीन को खोद कर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। और इन अभिलेखों में प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन भारत के कई वंशों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो उनके द्वारा ढलवाई गई मुद्राओं से पता चला है। वे हिंद यूनानी राजा, जिसके एक बहुत ही प्रतापी सम्राट मेनेंडर और डेमेट्रियस हुआ करते थे, उस वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी आप उनके सिक्कों के आधार पर हमें मिलती है। और वे हिंद यूनानी राजा इस दृष्टिकोण में वे महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने अपने सिक्कों पर तिथियां भी खुदवा दी और जिस राजा ने वो सिक्का डलवाया था उसका नाम भी सिक्के पर आपको मिल जाता है। इस तरीके से सिक्कों के अध्ययन से हमारे बहुत सारे वंशों के बारे में, उनका वंशानुक्रम, वो किन धार्मिक प्रतीकों की पूजा करते थे, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप जो प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है, आइसोटोप जिसे कहते हैं, और जो सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान होता है। सभी रेडियोधर्मी पदार्थ की तरह इसका निश्चित समान गति से क्षय होता है, डिके होता है, और जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता रहता है। परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन यह हवा और भोजन से C14 लेना बंद कर देता है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि C14 का क्षय निश्चित गति से होता है। और ये ज्ञात है कि C14 का आधा जीवन 5568 वर्षों तक का होता है, और रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन वो काल समय होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है। इस तरीके से प्राचीन वस्तुओं की आय हम निकाल पाते हैं। किसी जानवर की हड्डी, किसी मनुष्य की हड्डी पर जमे हुए उस कार्बन की मात्रा को देखकर का मापन करके हम लाखों वर्ष पूर्व की संस्कृतियों के बारे में पता कर लेते हैं। हम ये भी पता कर लेते हैं कि वो मनुष्य किस समय जीवित अवस्था में रहा होगा और कब उसकी मृत्यु हुई होगी। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, और आजकल की तरह प्राचीन काल में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जो धातु धन या धातु मुद्रा चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं, और इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में सांचे लगभग लुप्त हो गए। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सकें। और ऐसी अनेक निधियां जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिले हैं। सिक्कों का काम दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इसमें शिल्पकारी और व्यापारी की उन्नतावस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, टीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए, और इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषतः मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब बढ़ा। तो सिक्के न केवल राजवंशों की सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं, देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित उसमें रहते हैं, जिससे तत्कालीन कला और धर्म पर भी प्रकाश पड़ता है। सिक्कों से कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख, और इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है, और इनकी तरह दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पैलिग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं।
कभी कभी मंदिर की दीवारों, ईंटों या मूर्तियों पर भी ये खुदे मिलते हैं। और समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिले हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्रपत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश जो अभिलेख थे वो कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार व्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की स्थानतम सूचियां प्रकाशित हुई हैं, फिर भी 50,000 से अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। देश के सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्वी 3वीं सदी के अशोक के शिलालेख हैं। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने की कोशिश की, पर कोई भी पंडित उसे पढ़ नहीं पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक टकसाल का एक अधिकारी था जो किसी टकसाल में काम करता था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और 1837 में उसने सफलतापूर्वक इसका पाठांतर प्रस्तुत किया। मात्र 40 वर्ष की उम्र में जेम्स प्रिंसेप इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उन 40 सालों में उनकी जो जिंदगी थी वे अधिकतर इन लिपियों को पढ़ने में गुजर गई, और उन्हीं को सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके बाद देवानंद प्रियदर्शी को अशोक के रूप में चिन्हित किया गया, और उसके बाद अशोक के बहुत सारे के सारे अभिलेख पढ़ लिए गए, जिसका पाठांतर हम सब लोगों के सामने पर आता रहा। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की कि सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। विकल्प है एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, पैलियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, मुद्राशास्त्र कहा जाता है, और सिक्के किस तरीके से किसी वंश के बारे में सूचनाएं देती हैं ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर किसी स्थान पर किसी राजा के बहुत सारे सिक्के मिले हैं तो वो उस राजा के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सिक्कों से व्यापार का पता चलता है, सिक्कों से धार्मिक दशा का पता चलता है, और सिक्कों से कभी कभी हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों पर तो उन राजाओं के सिंहासनारूढ़ होने की तिथियां भी अंकित थी। तो इस तरह से सिक्के आपके राजनीतिक इतिहास को, आर्थिक इतिहास को और धार्मिक इतिहास को अभिव्यक्त करते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन है एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, पैलियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर एपिग्राफी है। और जैसे कि दाईं ओर आप देख रहे हैं कि आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ये भारत में प्रयोग किए जाने वाले सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, जिनमें 5 तरीके के चिन्ह हुआ करते थे, और इस पंचमार्क सिक्के इनको कहा जाता था। अभिलेखों के अध्ययन को निश्चित तौर पर एपिग्राफी कहा जाता था, और अभिलेख मोहरों पर मिलते थे, प्रस्तर स्तंभों पर मिलते थे, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। और इन अभिलेखों की भाषा यदि गुप्त काल में देखें तो संस्कृत में सबसे अधिक अभिलेख मिलते हैं। अगर आप अशोक के अभिलेखों की बात करो तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और वो उनकी लिपियाँ अलग अलग थी। ब्राह्मी, अरामाइक, यूनानी लिपि में अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। और अशोक के बारे में जितनी भी जानकारी, चाहे अशोक का धम्म हो, उसकी धम्म नीति क्या थी, ये सब उसके अभिलेखों से ही हम तक ये बातें पहुंची हैं। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो अंग्रेज अधिकारी ने सफलता प्राप्त की वो जेम्स प्रिंसेप थे, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। होमो सैपियंस का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान मानव, सीधा खड़ा मानव, कारीगर मानव, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बुद्धिमान मानव। होमो सैपियंस जो कि मानव का जीव वैज्ञानिक नाम है, और उसका बुद्धिमान मानव उसका सही आंसर है। सीधा खड़ा मानव होमो इरेक्टस कहलाता था। कारीगर मानव होमो हैबिलिस कहा जाता था। तो होमो सैपियंस का जो सही आंसर होगा वो बुद्धिमान मानव होगा। होमिनिड की संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। तो होमिनिड की जो संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है, विकल्प है हथनौरा, पिकली हल, बुर्जहोम, पैम, पल्ली।
तो इसका सही आंसर हथनोरा मध्य प्रदेश है, जहां पर होमिनिड की संपूर्ण खोपड़ी एक उत्खनन में प्राप्त हुई थी। पत्थर की पपड़ी के बने औजार फलक, वेदनी, छेदनी किस युग की देन है? और आपके पास विकल्प है पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, ऊपरी पुरापाषाण, मध्य पाषाण युग। तो इसका सही आंसर है मध्य पुरापाषाण। माइक्रोलिथ किस युग के विशिष्ट औजार हैं? तो माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण, ये विकल्प हैं मध्य पाषाण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म उपकरणों को बनाया गया, उनको तराशा गया और उन्हीं को काटने, छीलने और खोदने में इस्तेमाल किया गया। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ और बागोर से, भीमबेटका से, बुज्जहोम से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ और बागोर से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि वहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पॉलिशदार पत्थर के औजारों एवं हथियारों का प्रयोग होता था और विकल्प है आपके पास नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और उक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो नवपाषाण है, जिसे नियोलिथिक कल्चर कहा जाता है। और नियो का मतलब है नए, लिथिक का मतलब है पत्थर, यानी नए पत्थरों के औजारों के प्रयोग की अवस्था। और नवपाषाण युग विश्व स्तरीय संदर्भ में यदि हम देखें तो नवपाषाण 9000 ईसा पूर्वी से आरंभ हो जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्वी बताया जाता है। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची बेरन में बोलन नदी के तट पर अवस्थित था। और यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे, अनाज उगाते थे। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे और ये कुल्हाड़ियाँ देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई है। काटने के इस औजार के लोग कई तरीके के काम लेते थे। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनके क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। तो उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियाँ पॉलिशदार पत्थर की होती थी, जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था। कभी कभी कंधेदार खंतियाँ भी उसमें लगी होती थी। और उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषता हैं, जैसे गढ़तावास, गड्ढा घर, विद्वान की विविधता, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरीके के औजारों का प्रयोग और सूक्ष्म पाषाण का अभाव। तो ये नवपाषाण संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने आपको बताई। कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे मौसमी शिविरों में रहते थे। वे अपने शिविर के चारों ओर खंभे और खूंटे गाड़कर मवेशी के बाड़े बनाते थे, जिनमें से वे मवेशियों को रखते और गोबर जमा करते थे। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे पत्थर की कुदालों और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। डंडों में एक और 1 से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। तो ये नवपाषाण काल के बारे में एक संक्षिप्त बातचीत मैंने आपके सामने रखी। अब जो अगला प्रश्न है वो ताम्बवती किस पुरा स्थल का प्राचीन नाम है? प्रश्न है ताम्बवती किस पुरा स्थल का प्राचीन नाम है? आपके पास विकल्प हैं आहार, गिलुंद, नैवासा और जौरवे। ये सभी स्थल ताम्रपाषाण युग से संबंधित हैं। जहाँ तक आहार का सवाल है तो आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है और आहार संस्कृति का काल 2100 और 1599 ईसा पूर्वी के बीच कहीं रखा जाता है और गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग भी पाया गया है। तो इस तरह से हम देखें तो ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी होता था।
गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, ये वहाँ के उत्खनन से पता चला है। तो ताम्रवती का प्राचीन नाम आहार, और आहार यानी ये ताम्र पाषाणिक जो कृषक संस्कृति थी उसी के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक रिसर्चेस की स्थापना की, और इसका जो विकल्प है वो H.H. विल्सन, H.T. कॉलब्रुक, विलियम जोन्स और कनिंघम। तो इसका जो सही आंसर है एशियाटिक रिसर्चेस की स्थापना किसने की, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद जो उनके खोजें होती थी उनसे संबंधित जो शोध पत्र होते थे वो इस एशियाटिक रिसर्चेज में छपते थे। तो एशियाटिक रिसर्चेज की स्थापना विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति ने की, जिन्होंने भारत के पुरातत्व को सामने लाने में एक अहम भूमिका का निर्वहन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई, और ऑप्शन है आपके पास 1861, 1860, 1876, 1888। तो इसका सही आंसर जो है, सही विकल्प जो है 1861 ईस्वी है, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। भारत में यदि आप पुरातत्व का आरंभिक इतिहास देखें तो बड़ा रोचक और दिलचस्प नहीं है। 1861 में पुरातत्व विभाग की विधिवत स्थापना के पूर्व ही ऐसे कुछ कार्य प्रारंभ हो गए थे जिनसे तत्कालीन अंग्रेजी शासन को इस ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया था। 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होकर भारत आए थे। विलियम जोन्स सुरुचि संपन्न एवं सुसंस्कृत व्यक्ति थे। अपने भारत आगमन के एक वर्ष के अंदर ही 15 जनवरी 1784 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस संस्था की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे एशिया महाद्वीप के पुरावशेषों यानी एंटीक्विटीज, कलाओं, विज्ञानों तथा साहित्य के इतिहास के संबंध में अनुसंधान करना। विलियम जोन्स से पूर्व इस दिशा में कतिपय अध्येताओं ने पहल की, किंतु जोन्स को इस प्रकार के प्रयासों के मध्य तालमेल बैठाने, उन्हें एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित दिशा देने का श्रेय दिया जा सकता है। 1814 में सोसाइटी के सदस्यों द्वारा संग्रहित सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक संग्रहालय की स्थापना की। 1818 में साहित्यिक सभाओं की स्थापना हुई। और 1861 में उन्होंने भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विलियम जोन्स संस्कृत एवं प्राचीन यूनानी और लातिनी भाषाओं के मर्मज्ञ माने जाते थे, और उनके बाद इस संस्था के अध्यक्ष H.T. कोलब्रुक हुए, जो संस्कृत, यूनानी और लातिनी भाषाओं के मर्मज्ञ थे। इस सभा के अध्यक्ष H.H. विल्सन हुए, जिनका नाम विशेष रूप से स्मरणीय है, और उन्होंने एरियाना एंटिका नाम के अत्यंत विशद एवं प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में एक जर्नल भी निकाला था। अगला सवाल है कि कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम की पहली जिल्द का प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की। तो इसका विकल्प अ बिल्कुल सही आंसर है। 1861 में जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समक्ष भारत की विपुल पुरातात्विक धरोहर के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए एक स्मरण पत्र दिया, जिसे गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। कनिंघम को इस कार्य को संपन्न करने का दायित्व सौंपा गया, और इस सर्वेक्षण के दायित्व को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया था: महत्वपूर्ण स्मारकों की रूपरेखा, रेखाचित्रों, छायाचित्रों, अभिलेखों के माध्यम से यथासंभव तथ्यपरक वर्णन तैयार करना, उनके इतिहास एवं परंपराओं का निरूपण तथा संकलन करना। 47 वर्षीय मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेयर नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1861 से लेकर 1865 के मध्य पूर्व में गया जिले से लेकर पश्चिम में सिंध तथा उत्तर में कालसी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों के प्राचीन स्थलों की यात्रा एवं स्मारकों का सर्वेक्षण किया।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम का काल था वो भारतीय पुरातत्व के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल उनका रहा, और उस काल में उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारे उत्खनन कार्य किए, बहुत सारे जगहों में खुदाई करवाई, और वहाँ के जो उन्हें एंटिक्विटी मिली उनका उन्होंने विशद अध्ययन किया, और उनको उन्होंने शोध पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करने की परंपरा उन्होंने विकसित की। एपिग्राफिया इंडिका का प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया? तो ये जेम्स बर्जेस नाम का एक व्यक्ति थे जिन्होंने एपिग्राफिया इंडिका का प्रकाशन किया, और बहुत सारे शोध पत्रों को उसमें उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? निश्चित तौर पर भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और उनका काल 1861 से 1902 ईस्वी तक रहा, और बहुत ही सफल उनका ये काल रहा। 1814 से लेकर 1893 ईस्वी तक वो पुरातात्विक सर्वेयर के रूप में उन्होंने काम किया। पुरानिधि निखात अधिनियम कब पारित किया गया? 1877, 1879, 1878, 1880। तो ये इसका सही विकल्प है 1878। विश्व के प्राचीनतम एवं असंदिग्ध मानवकृत पाषाण उपकरण माने जाते हैं ओल्डुआ पैबल उपकरण, काफुआ, एस्ट्रेलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ओल्डुआ पैबल उपकरण। ओल्डुआ अभी तक विश्व के प्राचीनतम एवं असंदिग्ध मानवकृत पाषाण उपकरण ओल्डुआन पैबल टूल्स माने जाते हैं, और ओल्डुआ उपकरणों की सर्वप्रथम खोज स्वर्गीय LSB लीकी ने तंजानिया में स्थित ओल्डुवाई गार्ज नामक खड्ड के आधारभूत स्तर से की थी। ओल्डुवाई गार्ज के पुरास्थल का महत्व इस बात में निहित है कि यहाँ पर हमें मानव के असंदिग्ध आवास स्थल प्राप्त होते हैं, जो प्रारंभिक प्राचीनतन काल में एक झील के किनारे पर स्थित था। तो ओल्डुवाई गार्ज से प्राप्त जीव जंतुओं के जीवाश्मों को कुछ समय पूर्व तक मध्य प्राचीनतन काल के प्रारंभिक चरण का माना जाता था, लेकिन इस दिशा में जो नवीन अनुसंधान है उनसे ये स्पष्ट हो गया है कि इथोपिया की ओमो नदी के जमाओं से प्राप्त जीवाश्मों के साथ इसका तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है। तो ओल्डुआ पैबल उपकरण निश्चित तौर पर विश्व के प्राचीनतम असंदिग्ध मानवकृत पाषाण उपकरण माने जाते हैं। हैंडएक्स संस्कृति एवं चोपर चॉपिंग पैबल संस्कृति किस काल से संबंधित है? विकल्प है निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, ऊपरी पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल। तो इसका सही जो आंसर है वो निम्न पुरापाषाण काल है, जिसमें हैंडएक्स संस्कृति और चॉपर चॉपिंग कल्चर डेवलप होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चॉपर चॉपिंग उपकरण क्या हुआ। ये उपकरण एशिया महाद्वीप की विख्यात चॉपर चॉपिंग उपकरण परंपरा से संबंधित माने जाते हैं, जिसमें हैंडएक्स पत्थर की कुल्हाड़ी है। चॉपर वास्तव में अपेक्षाकृत बड़े आकार का एक पक्षीय उपकरण है, जिसका निर्माण पैबुल अथवा शिला शकल पर किया गया है, और इसका कार्यांग सीधा या मुड़ा हुआ होता है, और रिटचिंग केवल ऊपरी पट तक ही सीमित होता है। चॉपर को प्रायः इसके बड़े आकार के आधार पर स्क्रैपर से पृथक किया जाता है। चॉपर उपकरण पैबल पर बने क्रोड उपकरण हैं, और चॉपर से प्रमुख अंतर यह है कि चॉपिंग उपभय पक्षीय उपकरण है, बाइफेशियल टूल है। उभय पक्षीय उपकरण से तात्पर्य यह है कि इसमें कार्यान का निर्माण दोनों पक्षों से फलक निकालकर किया गया है। तो ये चॉपर चॉपिंग के बारे में जानकारी थी। फ्लड ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति का पर्याय माना गया है मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ऊपरी पुरापाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ये अस्तित्व में आते हैं। गर्तावास संस्कृति के चिन्ह मिले हैं बुर्जहोम, चिरांद, आदमगढ़, बागोर। बुर्जहोम कश्मीरी नवपाषाण कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, और यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उसमें ये कि उस समय का जो निवासी था वो जमीन को खोदकर गड्ढे बनाकर उसमें रहा करता था, जिसे पिट ड्वेलिंग कल्चर कहा जाता है। तो ये निश्चित तौर पर गर्तावास संस्कृति
कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये निश्चित तौर पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पिकलीहल नामक पुरास्थल की स्थित है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तो ये कर्नाटक में है और ये नवपाषाण कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण। हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर हड्डी के जो उपकरण पाए गए हैं और बिहार के चिरान नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही विकल्प जो होगा वो चिरांद होगा। जौरवे संस्कृति किस काल से संबंधित है? विकल्प है नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, तो इसका सही जो जवाब है वो ताम्रपाषाण काल है। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, तो निश्चित तौर पर जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है और ये गिरनार पहाड़ी में, अगर आप राजकोट से ऊपर गिरनार पहाड़ी की तरफ जाएं तो वहाँ यह अभिलेख आपको एक बड़ी चट्टान पर खुदा हुआ मिलता है और रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। कायथा ताम्रपाषाणिक संस्कृति की पात्र परंपरा रही है। लाल रंग की मितभांड परंपरा, चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति, लौह संस्कृति, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर लाल रंग की मितभांड परंपरा। कालसी शिलालेख स्थित है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में अशोक का एकमात्र शिलालेख कालसी शिलालेख है, जहाँ टॉन्स और यमुना का संगम है, वहीं पर एक कालसी शिलालेख है और इससे अशोक के बारे में बहुत सारी, उसकी धम्म नीति के बारे में और उसके अन्य क्रियाकलापों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कोरडी हवा नामक पुरास्थल स्थित है इलाहाबाद के पास, सागर के पास, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, तो ये इलाहाबाद के पास कोरडी हवा नामक पुरास्थल है और यहाँ पर धान के साक्ष्य मिले हैं। प्रथम खाद्य उत्पादक समाज था नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल का, पुरापाषाण काल का, इनमें से कोई नहीं, तो प्रथम खाद्य उत्पादक समाज नवपाषाण काल का था और इसी काल में कृषि का आरंभ हुआ, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन शुरू हुआ और इसके पहले साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की बस्तियों में मिलते हैं। कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ दफनाए जाते थे। बुर्जहोम में, चिरान में, गुफकराल में, तो ये बुर्जहोम में इस तरीके के अवशेष मिले हैं। काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं ताम्रपाषाणी काल में, नवपाषाणी काल में, लौह युग में, मध्यपाषाण काल में, तो निश्चित तौर पर ये ताम्रपाषाणी काल में मिलते हैं। सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, कुषाण शासकों ने, उक्त सभी ने, तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है रुद्रदामन प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय। तो जब हम अभिलेखों की चर्चा करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि समुद्रगुप्त की, चाहे वो दक्षिणापथ विजय हो, चाहे वो 8वीं राज्यों पर विजय हो, इस सब का खुलासा हरिसेन की लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति से होता है, तो निश्चित तौर पर ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता पाई निश्चित तौर पर जेम्स प्रिंसेप ने, वो टकसाल के एक अधिकारी थे और जैसे कि मैंने पहले भी कहा बहुत मेहनती व्यक्ति थे और मात्र 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी ये जितना भी जिए, इन्होंने भारत के इतिहास को सामने लाने में खास तौर पर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और ब्राह्मी लेख को जब इन्होंने पाठांतर इन्होंने किया, उसके बाद अशोक के सभी अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। प्रेतों का टीला कहा जाता है माउंड ऑफ डेथ और इसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है माउंड ऑफ डेथ। लोथल नामक पुरातात्विक स्थल है गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश। निश्चित तौर पर ये गुजरात में है और यहाँ जहाज की एक गोदी मिली थी और इससे पता चलता था कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और ये था एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र को बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे और इस सिलसिले को मैं आगे लेके जाऊंगा और एक और पीपीटी जल्दी आपके बीच में लेके आऊंगा।